ब्रजभाषा साहित्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवियों में कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में जब ब्रजभाषा का सूर्य अपने प्रभामंडल का पूर्ण विस्तार कर अस्ताचलगामी हो रहा था, तब रत्नाकर जी हिंदी काव्य जगत में उदित हुए और अपनी कविता को हिंदी साहित्य के पृष्ठों पर अंकित किया। इस दृष्टि से इन्हें ब्रजभाषा का अंतिम प्रखर कवि और साधक माना जाता है। आज हम यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के पूर्वज मूलतः सफियों जिला पानीपत के निवासी थे। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद वे सम्राट अकबर के दरबार में आकर महत्वपूर्ण राजकीय पद पाकर दिल्ली में निवास करने लगे। अकबर के उत्तराधिकारियों के काल में भी रत्नाकर जी के पूर्वज महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। मुगल शासन के पतन काल में अन्य अनेक प्रतिष्ठित लोगों के समान इनके पूर्वज भी दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। यहाँ भी इनका राज परिवार से निकट संबंध अनवरत बना रहा। रत्नाकर जी के परदादा सेठ तुलाराम एक बार काशी गए और वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर वहीं के होकर रह गए। काशी में शिवाला घाट के पास उन्होंने मकान खरीदा। आज भी उनके वंशज उसी में निवास कर रहे हैं। सेठ तुलाराम के सुपुत्र थे सेठ संगमलाल। इनके दो बेटे हुए, बाबू पुरुषोत्तम दास और बाबू हरिदास। बाबू पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन तो थे ही, दोनों परिवारों में संबंध भी बहुत मधुर थे। बाबू पुरुषोत्तम दास के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े का नाम था बाबू रघुनंदन दास और छोटे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी का जन्म काशी में सन 1866 ईस्वी में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने तत्कालीन परंपरा के अनुसार उर्दू स्कूल में जाना आरंभ कर दिया। वहाँ उन्होंने उर्दू फारसी में शिक्षा ग्रहण की। इसके 1 वर्ष बाद हिंदी शिक्षा भी आरंभ हो गई। 8 वर्ष की आयु में बीपी स्कूल में प्रविष्ट होकर अंग्रेजी पढ़ने लगे। रत्नाकर जी पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अपने अध्यापकों का स्नेह सदैव अर्जित करते रहे। कबूतर पालने का शौक इन्हें शैशवी सुकुमार क्षणों से ही था। इन्होंने विभिन्न जातियों के अनेक कबूतर पाल रखे थे, इसलिए उनकी रचनाओं में कहीं कहीं कबूतरों की स्वाभाविक चेष्टाओं का अत्यंत सजीव एवं प्रभावी वर्णन मिलता है। घरेलू वातावरण काव्यमय होने के कारण बचपन से ही इनकी काव्यमयी रुचियों का विकास होने लगा था। इनके घर पर काव्य गोष्ठियों के आयोजन हुआ ही करते थे। अपने पिता के साथ भी यह भारतेंदु समाज में होने वाली कवि गोष्ठियों में भाग लिया करते थे। इनके इन्हीं दिनों में रचे 2 कवित्त सुनकर पिताजी तो प्रसन्न हुए ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी आशीर्वाद देते हुए घोषणा की, यह लड़का कभी अच्छा कवि होगा। आगे चलकर रत्नाकर जी ने अपनी विकसित काव्य प्रतिभा से यह आशीर्वाद और वचन पूर्णतः चरितार्थ कर दिखाया। अपनी प्रसिद्ध रचना उद्धव शतक की भूमिका में उपर्युक्त घटना का स्वयं उल्लेख करते हुए रत्नाकर जी ने लिखा है, कविता में मेरी रुचि लड़कपन से ही है। 40 या 45 वर्ष के हुए जब मैंने 2-1 कवित्त उद्धव संबंधी बनाए थे, वे कई मित्रों तथा उस समय के कवियों को रुचिकर प्रतीत हुए। पिताजी ने भी उन पर प्रसन्नता प्रकट की। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर मैंने 5-7 कवित्त और बनाए और फिर यह विचार किया कि एक उद्धव शतक की रचना की जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आयु एवं शिक्षा के विकास के साथ साथ रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा का विकास भी आरंभ हो गया था। बीपी स्कूल से शिक्षा समाप्त करके रत्नाकर जी काशी के क्वींस कॉलेज में प्रविष्ट हो गए। यहीं से उन्होंने सन 1891 में अंग्रेजी, फिलॉसफी एवं फारसी जैसे विषय लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने फारसी, एमए एवं एलएलबी का अध्ययन तो प्रारंभ किया, किंतु माता का स्वर्गवास हो जाने के कारण परीक्षाएं न दे सके। उनके सामने किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं थी, अतः मुक्त भाव से काव्य साधना में लिप्त रहने लगे। शिक्षा काल में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त फारसी में भी काव्य रचना आरंभ कर दी। फारसी में वह जकी उपनाम से कविता रचा करते थे, पर अधिक दिनों तक फारसी काव्य क्षेत्र में टिक न सके और प्रबलता के साथ हिंदी कवियों के संपर्क एवं प्रभाव के कारण हिंदी की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते गए। युग की परंपरा के अनुसार फारसी में कविताई का परित्याग कर ब्रज भाषा में कविता करने लगे। जल्दी ही इनकी गणना अपने युग के अच्छे हिंदी कवियों में होने लगी। सन 1893 में इन्होंने काशी से
साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया। इन्हीं दिनों यह काशी कवि समाज के आयोजन में भी भाग लेने लगे। उन दिनों कविता में समस्या पूर्ति का बहुत रिवाज था और रत्नाकर जी इस कला में विशेष निपुण माने जाते थे। इन्हीं दिनों इन्होंने दोहा छंद के नियम पर अपने विशिष्ट विचार व्यक्त किए, जिनकी प्रशंसा जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से की। अब वे कवि समाज में पूर्ण प्रतिष्ठित होकर विभिन्न कृतियों के संपादन एवं मौलिक कृतियों के प्रणयन में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगे। सन 1898 में सरकारी दफ्तरों में हिंदी प्रवेश की समस्या को लेकर जो एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन वायसराय से मिला था, उनमें रत्नाकर जी भी थे। इसी प्रकार प्रमुख और प्रख्यात हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक मंडल के सदस्यों में भी रत्नाकर जी को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा समाप्ति के बाद से रत्नाकर जी का वर्चस्व अनवरत वृद्धि प्राप्त करता रहा। आर्थिक अभाव न होने पर भी रत्नाकर जी पुरुषार्थ और अनवरत अध्यवसाय पर विश्वास करते थे। अतः उन्होंने सन 1900 ईस्वी में आवागढ़ खजाना निरीक्षण पद पर नौकरी कर ली, पर जलवायु अनुकूल न पड़ने के कारण केवल 2 साल में ही वहां से त्यागपत्र देकर वापस काशी लौट आए। इसके पश्चात अयोध्या नरेश प्रताप सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर अयोध्या चले गए। इनकी लगन, निष्ठा एवं कार्यक्षमता से प्रभावित होकर जल्दी ही अयोध्या नरेश ने इन्हें प्रमुख सचिव के पद पर आसीन कर दिया। सन 1828 तक वे इसी पद पर बने रहे। सन 1907 में उन्होंने हम्मीर हठ नामक रचना का संपादन किया। किसी कारण से बीच के समय में आपने काव्य रचना त्याग कर मौन धारण कर लिया। फिर अयोध्या की महारानी के कहने पर आपने गंगावतरण नामक प्रसिद्ध रचना लिखी और काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। बीच बीच में अवसर मिलते ही बिहारी सत्सई की टीका लिखते रहे। सन 1925 में यह टीका समाप्त हो सकी, जो बिहारी रत्नाकर के नाम से आज सर्वत्र उपलब्ध है। रत्नाकर जी को ज्ञानार्जन एवं पर्यटन का शौक शैशवी सुकुमार क्षणों से ही था। परंपरागत भारतीय संस्कृति के अनुरागी थे और यह अनुराग भक्ति की सीमा तक पहुंचा हुआ था। उन्होंने भारतीय इतिहास, पुराण, अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। राजकीय सेवा और राज दरबारों में उच्च पदों पर अधिष्ठित रहने के कारण उनके व्यावहारिक ज्ञान का क्षेत्र भी सुविस्तृत हो गया था। अनवरत परिश्रम से उन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि प्राचीन भारतीय भावों का गहन अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त मराठी, बंगला और पंजाबी आदि भाषाओं एवं साहित्य के भी रत्नाकर जी मर्मज्ञ थे। आयुर्वेद में भी उनकी गहन रुचि थी। गीत संगीत में भी इनकी अद्भुत पहुँच थी। मृदंग, तबला, सितार और वायलिन वादन में पूर्ण सिद्ध हस्त थे। इनके काव्यों में संगीतात्मकता इन्हीं परिष्कृत रुचियों का परिणाम कही जा सकती है। ज्योतिष, गणित, व्याकरण, छंदशास्त्र के साथ साथ विज्ञान, योग, दर्शन, इतिहास एवं जैन आदि विविध धर्मों संबंधी ग्रंथों का भी उन्होंने गहन तथा विस्तृत अध्ययन किया था। इस बहुमुखी अध्ययन ने आपके कृतित्व को नए आयाम और नए क्षितिज प्रदान करने में अवश्य ही सहयोग दिया। भक्ति काल के सूरदास और नंददास का सुविस्तृत गहन अध्ययन किया। रीतिकालीन कवियों में से केशव, मतिराम, देव, पद्माकर, घनानंद और बिहारी आदि से विशेष प्रभावित थे। इन सबकी प्रत्यक्ष छाप रत्नाकर जी की रचनाओं में स्पष्ट देखी जा सकती है। सूरदास और नंददास का सम्मिलित रूप ही इनका उद्धव शतक है। डॉक्टर विशंबर नाथ भट्ट के अनुसार हिंदी के भक्तिकालीन कवियों की भावुकता और रीतिकालीन कवियों की कलात्मक प्रगल्भता को नूतन भावोन्मेष से समन्वित करके रत्नाकर जी ने अपनी काव्य कला को संवारा था। वे प्रधानतः श्रृंगार रस के कवि थे। फारसी और रीतिकालीन कवियों के अध्ययन एवं स्वयं उनके युग की ब्रज भाषा काव्य की परंपरावादी श्रृंगारिक धारा ने उनकी रसिक मनोवृत्ति को और भी उद्दीप्त कर दिया था। उन्होंने जिन प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया, उनमें भी अधिकांश नक्षिक वर्णन तथा नायिका भेद से संबंधित है। वे अपने युग में श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे। बिहारी रत्नाकर की भूमिका में श्री दुलारे लाल भार्गव ने लिखा, रत्नाकर जी वर्तमान समय के ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और ज्ञाता हैं। आपकी कविताएं बड़ी सरस और सुंदर होती हैं। आपके कवित्व देव, पद्माकर आदि के कवित्वों का ध्यान दिला देते हैं। हमारी राय में आपकी जैसी सरस, विशुद्ध और परिमार्जित भाषा लिखने में ब्रज भाषा के बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं। प्राकृत का भी आपको अच्छा अभ्यास है।
शिलालेख आदि पढ़ने और प्राचीन शोध के कार्य में आपकी विशेष रुचि है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रत्नाकर जी सुरुचि संपन्न, बहुज्ञ एवं निष्णात कलाकार थे। उनकी रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था और वह यत्र तत्र उनकी रचनाओं में झांकता हुआ आज भी उनको जीवित बनाए हुए है। सन 1928 में अयोध्या की महारानी की नौकरी छोड़कर आने के बाद से रत्नाकर जी प्रायः अस्वस्थ रहने लगे थे। अस्वस्थता में भी एक ओर तो वे सूर सागर के संपादन की दिशा में दत्तचित्त थे, दूसरी ओर ब्रज भाषा का व्याकरण एवं शब्दकोश तैयार करने में व्यस्त रहते थे। पर सन 1932 के आने तक उनका शरीर एकदम जीर्ण हो गया था। अब थोड़े से परिश्रम से ही वे सीने में दर्द का अनुभव करने लगते। डॉक्टरों ने यूरोप जाकर इलाज कराने की सलाह दी, पर वह अपना काम छोड़ कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। यहीं पर उनका बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध इलाज चलता रहा, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। 22 जून 1932 को रत्नाकर जी का हरिद्वार में स्वर्गवास हो गया। उनके काव्य पाठ का ढंग भी बड़ा प्रभावी था। उनका ढंग जीवन काल में ही रत्नाकरी शैली नाम से प्रसिद्ध हो गया था। नवोदित कवियों को बड़े प्रेम से प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में उन्हें आत्मसंतोष हुआ करता था। हर प्रकार से उनकी सहायता भी करते थे। कविता क्षेत्र में वे फारसी काव्य के समान गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। अपने जीवन काल में अनेक कवि सम्मेलनों के सभापति तो बने ही, सन 1922 में 20वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता का भी इन्हें सभापति बनाया गया। इसी प्रकार सन 1926 में संपन्न चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कविवर रत्नाकर जी स्वभावतः और मूलतः कवि ही थे, फिर भी उनका कृतित्व मात्र कविता तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने गद्य साहित्य के विनिर्माण में भी अपना उचित योगदान प्रदान किया। वे संपादन कला और अनुवाद कला में भी निष्णात थे। इस प्रकार उनके कृतित्व का मूल्यांकन निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: कवि रूप, गद्य लेखक के रूप में, अनुवादक के रूप में, संपादक के रूप में। रत्नाकर जी मूलतः कवि ही थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, प्रकीर्ण पद्यावली, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। रत्नाकर जी की प्रथम काव्य रचना हिंडोला है। इसका प्रथम प्रकाशन 1894 में हुआ। इसमें वर्षा ऋतु में राधा कृष्ण के झूला झूलने का वर्णन है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। समालोचनादर्श रत्नाकर जी की दूसरी रचना है, जो पहली बार प्रचारणी पत्रिका के प्रथम वर्ष के तृतीयांक में प्रकाशित हुई। यह वस्तुतः एक अनुवाद है। कवि ने इसमें अपने प्रिय रोला छंद का प्रयोग किया है। हरिश्चंद्र कवि रत्नाकर जी की तीसरी परंतु मौलिकता की दृष्टि से दूसरी प्रमुख काव्य कृति है। यह स्वरूप की दृष्टि से प्रबंध काव्य है। कल काशी स्वरूप विज्ञान की दृष्टि से प्रबंध काव्य है। इसमें कवि ने काशी का वस्तुपरक वर्णन करके उसके प्राचीन और नवीन महत्व का प्रभावी अंकन किया है। कवि ने पतित पावनी गंगा और उसे अपनी जटाओं में धारण करने वाले महादेव शिव के प्रति अपना अनन्य भक्तिभाव भी तुमुल मुखर शब्दों में व्यंजित किया है। इस रचना में 142 रोला छंद हैं। अंतिम छंद रोला भी अपूर्ण है। श्रृंगार लहरी में कवि की समस्या पूर्ति से संबंधित समय समय पर रची गई मुक्तक कविताएं संकलित हैं। इसमें संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। यद्यपि वियोग श्रृंगार की कुछ अच्छी रचनाएं भी इसमें उपलब्ध हैं। इसमें कुल 168 पद्य संकलित हैं। कवि ने कवित्त एवं सवैया छंदों का ही इसमें प्रयोग किया है। इस प्रकार रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद का भी प्रभाव माना जाता है। प्रकीर्ण पदावली एक मुक्तक रचना है। इसमें समस्या पूर्ति से संबंधित समय समय पर रची विविध विषयों एवं मानसिकताओं से संयत रचनाएं संकलित हैं। विषय वैविध्य की दृष्टि से रत्नाकर जी की इस मुक्तक रचना का विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। इसमें छंदों की कुल संख्या 162 है। अष्टकों की प्राचीन परंपरा में ही कविवर रत्नाकर जी ने रत्नाष्टक का सृजन किया है। इसमें 16 अष्टक हैं। उनके क्रम से नाम है श्री शारदाष्टक, श्री गणेशाष्टक, श्री कृष्णाष्टक, गजेंद्र मोक्षाष्टक, श्री यमुनाष्टक, श्री सुदामाष्टक, श्री द्रौपदी अष्टक, तुलसी अष्टक, वसंताष्टक, ग्रीष्माष्टक, वर्षाष्टक, शरदष्टक, हेमंताष्टक, शिशिराष्टक, प्रभाताष्टक, संध्याष्टक।
गंगा अवतरण प्रबंध काव्य की रचना में कवि ने पौराणिक मान्यताओं के आधार पर गंगा के धरती पर आगमन की घटना तथा क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए की। कवि ने रचना को पहले संक्षिप्त रूप दिया था, मित्रों के आग्रह से बाद में उसमें काफ़ी अदला बदली करके उसे विशद रूप देना पड़ा। इसी कारण इस काव्य की प्रबंध योजना में कुछ शिथिलता आ गई है। कवि ने गंगा अवतरण का मूल कथानक वाल्मीकि रामायण से लिया है। यह बात कवि ने प्राक कथन में भी स्पष्ट कर दी है। इसमें कुल 13 सर्ग हैं। उद्धव शतक कविवर रत्नाकर जी की सर्वश्रेष्ठ मुक्तक रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा में रचा गया श्रेष्ठतम काव्य है। इस रचना के संबंध में अपने शोध प्रबंध में विशंबर नाथ त्रिपाठी ने लिखा है, भ्रमर गीत काव्य रत्नों में उद्धव शतक अपनी रंगोज्ज्वलता में बेजोड़ है, निराला है। इस ग्रंथ में रत्नाकर जी की भावना सूर और नंददास जैसे कवियों की भक्ति भावना से टक्कर लेती है। इस प्रकार इस काव्य को हम भक्ति परंपरा के काव्य में गिन सकते हैं। इसमें कवि ने ज्ञान योग जैसे शुष्क नीरस विषयों पर प्रेम भक्ति की विजय दिखाई है। निर्गुणवाद का खंडन करके सगुणवाद का महत्व सशक्त ढंग से प्रतिपादित किया है। अब गद्य लेखक के रूप में इनकी जानकारी लेंगे। कवि रूप में तो रत्नाकर जी का निर्विवाद महत्व है ही, गद्य लेखक के रूप में भी उनका विशेष महत्व है। उनके कुछ लेखों ने तो हिंदी जगत में हलचल मचा दी थी। उनके गद्य लेख अधिकांशतः उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की भूमिकाओं में ही देखने को मिलते हैं। उनके उपलब्ध लेखों के नाम है कवित्व सवैया छंद, महाराजा शिवाजी का एक नया पत्र, उनके कई लिखित भाषण, शुंग वंश के शिलालेख, समुद्रगुप्त के पाषाणश्व एक प्राचीन मूर्ति, एक ऐतिहासिक पाषाणश्व, महाकवि श्री बिहारी दास की जीवनी, बिहारी सत्सई संबंधी साहित्य, साहित्यिक ब्रज भाषा और उसके व्याकरण की सामग्री इत्यादि। भारतेंदु युग के आरंभ से ही भारतीय एवं हिंदी भाषी विद्वानों तथा साहित्यकारों का ध्यान विश्व की श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद प्रस्तुत कर भारतवासियों का परिचय उनसे कराने की ओर गया। कविवर रत्नाकर जी ने भी इस कार्य में यथेष्ट योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी के प्रख्यात कवि पोप की एक रचना एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी पद्यानुवाद समालोचनादर्श नाम से प्रस्तुत किया। इससे हिंदी वालों का ध्यान आलोचना साहित्य की ओर तेजी से आकर्षित हुआ। उन्होंने अनुवाद में भारतीय पर्यावरण का ध्यान रखा है। सन 1893 में उन्होंने सर्वप्रथम साहित्य सुधा निधि नामक पत्र का प्रकाशन और संपादन किया। इसमें सभी प्रकार की विधात्मक रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। रत्नाकर जी द्वारा संपादित कुछ पुस्तकें भी पहले इसी पत्र में प्रकाशित की गई थी। कहा जा सकता है कि सृजन प्रक्रिया की दृष्टि से रत्नाकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रत्नाकर जी ने सीमित मात्रा में ही सही गांधी जी, उनके आंदोलनों, प्रभावों और युगीन स्थितियों को आधार बनाकर कविताएं रची। उनके सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि ब्रिटिश राज और रियासती राज की सेवा में रहते हुए भी उनके मन में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की कसक विद्यमान थी। राजनीतिक एवं राष्ट्रीय वैचारिकता का अनुमान उनकी निम्नलिखित रचना से सहज ही हो जाता है। जानि बल पौरुष विहीन दली दीन भयो, आपने बिगाने हूँ कटाई जाति कांदी है, कहे रत्नाकर यों मति गति साधि मची, जाकी क्रांति वेग सो अशांति महा आंधी है, कुटिल कुचारी के निगीस मुखारी पर, वक्र चाही चक्र चरखे की फाल बांधी है, ग्रसती गुरंड ग्राह आरत अथा परे, भारत गयंद को गोविंद भयो आंधी है। रत्नाकर जी सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और युगानुकूल जागरूक व्यक्ति थे। उनकी कविताओं से यह सब स्पष्ट होता है। उनकी दार्शनिक प्रवृत्तियों, रुचियों आदि का आभास भी कविता से मिल जाता है। वे भक्त हृदय भी थे और कृष्ण के उपासक थे। रत्नाकर जी आस्तिक, भक्त और धार्मिक रुचियों वाले व्यक्ति थे। उनके भक्ति काव्य में रूपोपासना के नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने आराध्य कृष्ण के सभी रूपों की मन भावन झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। रत्नाकर जी की कविता में विविध भावों और विचारों का सामंजस्य मिलता है। फिर भी यह एक तथ्य है कि मूलतः कविवर रत्नाकर जी रसिक थे और इस दृष्टि से उनकी कविता ने रसिकता को ही अधिक प्रश्रय, रूप और आकार प्रदान किया है। वह काव्य शासन के विविध अंगों उपांगों से भी भली भांति परिचित थे। अतः उनकी कविता में अलंकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ब्रज भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। उसे सजाने संवारने में भी उनका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। इस प्रकार रस, विभाव, अनुभाव, अलंकार, छंद,
आदि सभी दृष्टियों से रत्नाकर जी का काव्य समुन्नत एवं संपुष्ट है। रस विधान की दृष्टि से कविवर रत्नाकर जी की कविता में सामान्यतः सभी रसों का निरूपण हुआ है। श्रृंगार निरूपण में उनका मन विशेष रमा है। संयोग श्रृंगार की विभिन्न स्थितियों का कविवर रत्नाकर जी ने निश्चय ही चटखारे लेकर वर्णन किया है, पर उसमें नैतिकता का अतिक्रमण नहीं हुआ है। उनके संयोग वर्णन के आलंबन मुख्यतः राधा कृष्ण ही हैं। ऋतु वर्णनों में भी संयोग श्रृंगार के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। रत्नाकर जी की रचना उद्धव शतक वियोग श्रृंगार के चित्रण की दृष्टि से हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी रचना वीराष्टक वीर रस की रचना है। रत्नाकर जी के अनेक अष्टकों और गंगावतरण में भयानक रस का परिपाक दिखाने वाले अनेक पद्य विद्यमान हैं। हरिश्चंद्र नामक काव्य में अनेक स्थलों पर तो जैसे करुणा साकार हो उठी है। रत्नाकर जी ने अलंकारों का प्रयोग भावों के मूर्तिकरण के लिए किया है। रत्नाकर जी ने प्रमुखतः कवित्व छंद को ही अपनाया है। इसके बाद सवैया और रोला छंद रत्नाकर जी को अधिक प्रिय हैं। उन्होंने स्वयं नियमों का निर्धारण भी किया है। छंद भंग जैसे दोष उनकी कविता में प्रायः नहीं मिलते हैं। कुल मिलाकर कहा जाता है कि काव्य भाषा शैली की दृष्टि से रत्नाकर जी ब्रज भाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रत्नाकर जी के काव्य का वर्ण विषय भक्ति काल के अनुरूप भक्ति, श्रृंगार, भ्रमर गीत आदि से संबंधित है और उनके वर्णन करने का ढंग रीति काल के अनुसार है। अतः उनके विषय में यह सत्य ही कहा गया है कि रत्नाकर जी ने भक्ति काल की आत्मा रीति काल के ढांचे में अवतरित हुई है। रत्नाकर जी का काव्य विषय शुद्ध रूप से पौराणिक है। उन्होंने उद्धव शतक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र आदि रचनाओं में पौराणिक कथाओं को ही अपनाया है। रत्नाकर जी के काव्य में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी मिलती है। कविवर रत्नाकर वस्तुतः रस के रत्नाकर थे। उन जैसी भावाविल रसिकता निश्चय ही कम से कम आधुनिक काल की कविता में तो अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी कविता में रसस्नात प्रवाहमयी जिस ब्रज भाषा के विशुद्ध स्वरूप का प्रयोग हुआ है उसे भी उनकी महती देन कहा जा सकता है। उनके काव्य के अध्ययन से बिहारी से भी बढ़कर उनकी बहुज्ञता का परिचय भी मिल जाता है। वह सौंदर्य और प्रेम के कवि थे। आनंद उनकी समूची साधना का चरमोद्देश्य प्रतीत होता है। कला का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य भी तो भावनाओं का परिष्कार, संस्कार करके आनंद प्रदान करना, जीवन के शाश्वत पथ को सुंदर एवं ग्राह्य बनाना ही माना जाता है। कविवर रत्नाकर इस दृष्टि से पूर्ण सफल रहे हैं। उनके काव्य में संप्रेषणीयता सर्वत्र विद्यमान है। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में सहज मानवीय शाश्वत भावनाओं का रोचक अमर गायन किया है। रत्नाकर जी ब्रज भाषा काव्य के अंतिम ऐतिहासिक कवि थे। ब्रज भाषा के आधुनिक काल के कवियों में उनका स्थान अद्वितीय है। उनकी कविता भक्ति काल और रीति काल दोनों का एक साथ प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने प्राचीन काव्य परंपराओं का नवीन दृष्टिकोण से अनुशीलन किया और ब्रज भाषा का संस्कार कर उसे इस योग्य बना दिया कि वह खड़ी बोली के समक्ष अपना माधुर्य व्यक्त करने में समर्थ हो सके। भ्रमर गीत की परंपरा में रत्नाकर जी के उद्धव शतक का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। अपने काव्य गुणों के कारण रत्नाकर जी हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय रहेंगे। वस्तुतः रत्नाकर जी ने भाव व्यंजना में अनुभवों की व्यंजना पर अधिक बल दिया।